हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, जो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी है। दोस्तों, यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हो गई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पेट में छुरा घोंपा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में दोस्तों, हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। इसकी नींव ब्रिज मोहन मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। और इसके बाद दोस्तों, उन्होंने अपनी साइकिल्स को बिग लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया था। और इसी तरीके से दोस्तों, साल 1986 आते तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन उसी समय इन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मोटरसाइकिल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में अगर देखा जाए तो लोगों के पास मात्र दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे, एक स्कूटर का और दूसरा मोपेड का। और दोस्तों, इसी गैप को फिलअप करने के लिए उन्होंने इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल को उतारने का सोचा। हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी उस समय, जिसकी वजह से उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन नहीं था। और दोस्तों, इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब दोस्तों, उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही भारत में नहीं आया था, लेकिन उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज को छूट देती थी कि अगर वह चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं और इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ब्रिज मोहन मुंजाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब दोस्तों, क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिला, जिस मौके को होंडा कंपनी भी गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए दोस्तों, इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। उस टाइम हीरो और होंडा के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। और दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने एक और एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों, दोनों कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन कंडीशंस के लिए सेटिस्फाइड थी और जिसके बाद यह डील फाइनल हो गई थी। और दोस्तों, यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हो गई। अब सभी कागजी कार्यवाही करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 को लॉन्च किया, तो फिर ये बहुत तेजी से इंडियन मार्केट में पॉपुलर हो गया, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और दूसरी तरफ दोस्तों, इस बाइक का माइलेज तो एकदम जबरदस्त हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अपनी बाइक को एक प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल था दोस्तों। साथ ही दोस्तों, इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही ज्यादा प्रभावी रखा था, जहां दोस्तों इनका टैगलाइन था फील इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट, जिसका मतलब होता था पेट्रोल फील करो और भूल जाओ दोस्तों। और दोस्तों, इस टैगलाइन को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि पूछो मत। और दोस्तों, यहीं से हीरो होंडा का दिन नहीं पूरा दौर आया और दोस्तों, भारत के लोग इसके दीवाने हो चुके थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान जापान की करेंसी में उछाल आया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वह काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स को अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी दिक्कत आने लगी। असल में दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामाहा, टीवीएस। लेकिन दोस्तों, यह सारे ब्रांड्स सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर फोकस करते थे। लेकिन वही दोस्तों, अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि दोस्तों एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी दोस्तों कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दौड़ती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपने बाइक्स का प्राइस कभी नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन इसी वजह से दोस्तों, कंपनी को काफ़ी अरसे तक लॉस झेलना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ, तो इनकी हालत थोड़ी सी सुधरने लगी थी। और दोस्तों, देखते ही देखते कुछ समय बाद हीरो होंडा एक बार फिर से प्रॉफिटेबल बन गई थी। और दोस्तों, अगले आने वाले कुछ सालों में कंपनी ने अपना प्रॉफिट 10 मिलियन के पार कर दिया था, जो कि उस समय देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर था दोस्तों। यहाँ तक तो चीज़ें ऊपर से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा अपनी बाइक्स को अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने की अनुमति नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी,
कि दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज था। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों होंडा की वजह से ये अपनी बाइक को फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे। असल में दोस्तों इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को सेल करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उन्हें नहीं मिल पा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ जहाँ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस पर थी, यानी कि यूं कहें तो लिमिटेड स्पेस पर सीमित होकर रह गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हीरो बाइक्स के बॉडी बनाती थी और दोस्तों होंडा इंजन। अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इंजन के लिए पूरी तरीके से होंडा पर डिपेंड करते थे। हालांकि दोस्तों हीरो को अब तक यह समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करना होगा। इसीलिए दोस्तों हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था हीरो को, उसका एक बड़ा हिस्सा हीरो इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच जो दरार थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जैसे कि दोस्तों इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम जो एनओसी साइन की थी कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी बाइक लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर एक सेपरेट अपनी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया को स्टार्ट कर दिया और तो और दोस्तों उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक को लॉन्च करना शुरू भी कर दिया था, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, और जिसकी वजह से दोस्तों हीरो होंडा के कस्टमर भी डिवाइड हो गए थे। और इसके साथ कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी अपनी एंट्री जमा ली। और अगर दोस्तों अब देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगली घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही उसका अपना सेपरेट बाइक कंपनी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा था। और दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला ले लिया। फिर दोस्तों 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनीज के 26% के शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% के शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रोमोटर ब्रिजमोहन मुंजाल ने होंडा का यह शेयर $1.2 अरब में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटरकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब दोस्तों ये दोनों कंपनीज अलग हुई तब ज्यादातर लोगों को यह लगा कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों हम अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटरकॉर्प आपको दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज के बीच में शुमार दिखेगी।